कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे इसके बारे में पढ़ लिया था कि जैसे ये था तुम्हारा, कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी ज़रा सा देख ही लो, बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ साइंटिस्ट के बारे में अगर आप देखते हैं कि जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, एक सेकंड रुको। थियोफ्रस्टस, ठीक है। फर्स्ट ट्रू इकोलॉजिस्ट, सबसे पहले, सबसे ट्रू इकोलॉजिस्ट सबसे पहले यही थे, थियोफ्रस्टस साहब, ठीक है। उसके बाद है जियोफ्री सेंट हिलैरी। उसके बाद है, ठीक है, जॉर्ज जैक्सन मीवाट, ठीक है। गेव टर्म, कौन सा टर्म दिया था इन्होंने? सेंट जॉर्ज इथोलॉजी, इथोलॉजी, ठीक है। इन्होंने कौन सा टर्म दिया था? गेव टर्म, ठीक है। जोफ्री सेंट हिलैरी, ठीक है, गेव टर्म इथोलॉजी। जॉर्ज जैक्सन मीवाट, ठीक है, ये दिया था हेक्सिकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी। और और ये वाला जो है, ये अगर देखेंगे, सर जॉर्ज जैक्सन मीवाट। एक और था, अ, जैसे ई हैकल ने, आपने देखा, ठीक है, गेव टर्म इकोलॉजी, ठीक है। पहले टर्म आया था ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी, बाद में वही क्या हो गया, इकोलॉजी हो गया। और ये इकोलॉजी भी टर्म दिया था, फर्स्ट डिफाइंड इकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट डिफाइंड इकोलॉजी को सबसे पहले ई हैकल साहब ने ही डिफाइन किया था, ठीक है। हाँ, ये एक और थे, एच रीचर, एच रीचर, ठीक है। ये आप कह सकते हैं गेव टर्म ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। गेव टर्म ओइकोलॉजी, फर्स्ट डिफाइन इकोलॉजी। उसके बाद आप देखते हैं फर्स्ट डिफाइन इकोलॉजी, ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे, यही देखो, यही ओइकोलॉजी जो है, यही ओइकोलॉजी बाद में जाके, ठीक है, चेंजेस बाद में किस में चेंज हो गया, इकोलॉजी में, ठीक है। ओइकोलॉजी से ही ई हैकल साहब ने इकोलॉजी टर्म निकाल दिया, ठीक है। ओपी, ठीक है, ओडुम, ओपी ओडुम ने, ठीक है, इकोलॉजी को डिफाइन किया था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है। डिफाइन ecology as structural and functional unit of nature, ठीक है। डिफाइन इकोलॉजी एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। और उसके बाद, ठीक है, आर मिश्रा को तो आप जानते ही हैं, रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा, ठीक है। ये इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी,
ये क्या थे अगर आप देखेंगे इनको, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी का ये क्या थे, ये फादर थे। ई हैकल को आप कह सकते हैं, अगर कहीं कोई क्वेश्चन आए तो आप कह सकते हो फादर ऑफ इकोलॉजी, कह सकते हैं। बहुत कोई ऐसा ये भी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो ई हैकल को ही हमको मानना होगा, ई हैकल को। और उसके बाद फिर आपने देखा ही था कैसे जो है वो एटम्स जो है, एटम्स किस में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम मिलके बायो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं ये। उसके बाद फिर आप लोग जानते ही हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनने के बाद सेल बनेगा, सेल के बाद फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म के बाद आप याद करिए पॉपुलेशन, और बहुत सारे पॉपुलेशन मिल जाते हैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ इन्वायरमेंट मिल जाता है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत सारा मिल जाता है, तो लैंडस्केप, और लैंडस्केप जितना भी लैंडस्केप है वो सब मिल जाता है। तो बायोम्स, जितने दुनिया में जो 6 बायोम्स हैं वो अगर मिल जाते हैं तो इकोस्फीयर या बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो इकोस्फीयर और बायोस्फीयर या बायोम, ठीक है, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बायोम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो रियल में हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इकोस्फीयर या बायोस्फीयर होता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। और हम लोग देखते हैं उसके बाद कि यहाँ तक, तो फिर आपने देखा था कि हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने देखा कि कैसे जो है वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी अगर आप देखते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में आपने देखा था कि कैसे कि इसमें हम लोग एडेप्टेशन की स्टडी करते हैं, एडेप्टेशन की स्टडी करते हैं, और हम लोग इकोलॉजी ऑर्गेनिस्मिक लेवल एडेप्टेशन की स्टडी करेंगे, और हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि एट द ये जो है, ठीक है, क्या, तो आपने देखा कि कैसे जो है वो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी ऑफ एट ऑर्गेनिस्मिक लेवल। इसमें हम लोगों ने देखा था कि इट इज स्टडी, ठीक है, ये अडेप्टेशन की स्टडी है, ठीक है। किसकी स्टडी है ये, अगर आप देखते हैं अडेप्टेशन की स्टडी है। और ये जो स्टडी है वो अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो आपको अडेप्टेशन की स्टडी है। और आप मान करके चलिए कि जिससे अडेप्टेशन, ठीक है, टू इन्वायरमेंट, ठीक है, कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्या अडेप्टेशन है टुवर्ड्स इस इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे अर्थ अपने एक्सिस पे की जो टिल्टिंग रहती है और उसका जो रोटेशन रहता है उसके वजह से, ठीक है, उसके वजह से एनुअल वेरिएशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, एनुअल वेरिएशन ऑफ, ठीक है, एनुअल वेरिएशन आता है किसमें, टेम्परेचर में, ठीक है, एनुअल एंड सीजनल वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, ठीक है। ये जो रोटेशन और टिल्टिंग की वजह से एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और उसी के साथ अगर वेरिएशन, अगर प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन जुड़ जाता है तो डिफरेंट टाइप के जो है वो बायोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जो 6 तरह का बायोम्स जो आपने देखा था कि डेजर्ट था, डेजर्ट के बाद ग्रासलैंड था, ग्रासलैंड के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है,
टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। और अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। और आपने देखा कि बायोन्स में, एक ही बायोन्स में जो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस होते हैं, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस होते हैं, चाहे वो ये रीजनल एंड लोकल वेरिएशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बायोटिक भी हो सकता है और ए बायोटिक भी हो सकता है। तो बायोटिक में आपने देखा था प्रेडेशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म हो सकता है, और ये आपको बायोटिक हो जाएगा। दूसरा आपको ए बायोटिक में टेम्परेचर, सॉइल, ये सब जो है आपको ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के में वेरिएशन जो अगर आ जाता है तो एक ही बायोम्स में बहुत तरह के हैबिटेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत तरह के हैबिटेट का। तो ये सब तो वहां तक हमने यहाँ तक देख लिया था। अब ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रह सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट। जैसे बहुत सारा हैबिटेट का मतलब क्या होता है? रहने की जगह। जैसे अगर आप देखेंगे बहुत तरह की रहने की जगह हो सकती है। डेजर्ट हो सकता है, डेजर्ट के बाद रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, रेन सोक्ड मेघालय, ठीक है, फॉरेस्ट। उसके बाद मेघालय फॉरेस्ट हो सकता है। आप देखेंगे डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम, ठीक है, टोरेंशियल स्ट्रीम। अच्छा, माउंटेन टॉप, पोलर रीजन, टोरेंशियल, हॉट वाटर स्प्रिंग। अच्छा, फिर हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बाद हॉट वाटर स्प्रिंग, और क्या हो सकता है? फिर अगर देखेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग के बाद, ठीक है, कंपोस्ट पिट, और आवर इंटेस्टाइन फॉर मेनी बैक्टीरियाज। देखो ये सब जगह भी डेजर्ट, ठीक है, इंडिया में अगर देखेंगे मेनली राजस्थान का जो डेजर्ट है, इतना गर्म, इतना सूखा, वहां पर भी आप बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की वो रहने की जगह है, वो उनका हैबिटेट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, बहुत सारे बैक्टीरिया का। रेन सोक्ड हिमालय मेघालय फॉरेस्ट, ठीक है, मेघालय जो हमारा जो स्टेट है, ठीक है, तो रेन सोक्ड मतलब रेन सोक्ड मेघालय जो है, जो फॉरेस्ट है, तो वो क्या होता है कि वहां पर वो मेघालय में जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। 24 घंटा, हर वक्त, 24 घंटा नहीं, हर वक्त बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट, बैक्टीरिया, जानवर, बहुत सारे एनिमल्स, उनके भी वो रहने की जगह होती है। टोरेंशियल स्ट्रीम में ये डीप ओशन ट्रेंचेस क्या होता है? देखो क्या होता है, आप देखिएगा, जैसे ये ओशन है, ठीक है, ये देख रहे हो ओशन है, पानी है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ओशन में काफी गहराई होती है। ये देखिए, ये डीप ओशन ट्रेंचेस है, ठीक है, बहुत गहरा रहेगा ये, ठीक है, बहुत गहरा, इसको डीप ओशन ट्रेंचेस कहते हैं। और क्योंकि ये इतना गहरा रहता है, तो यहाँ से हमेशा लावा जो है, यहाँ से क्योंकि बहुत अंदर तक पहुंच जाता है, तो ये अर्थ क्रस्ट, यहाँ से ये वाला जो अर्थ क्रस्ट जो रहता है वो बहुत पतला हो जाता है, तो हमेशा लावा यहाँ से निकलता रहता है। यहाँ पर का टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत हाई रहता है, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसी को डीप ओशन ट्रेंचेस कहते हैं। वहां पर भी बैक्टीरियाज, बहुत सारा जो है आर्की बैक्टीरिया, आपने पढ़ा होगा, वो वहां पे प्रेजेंट रहता है। पोलर रीजन, माउंटेन टॉप, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी पे, ठीक है, वहां पर भी बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। पोलर रीजन,
जो पोलर रीजन है, पोल के पास, ठीक है, जो रीजन है आप देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो है, या स्नो कैप्स आप कह सकते हैं। पोलर रीजन तो अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, स्नो कैप्स ऑफ हिमालय, ठीक है, ये स्नो कैप्स ऑफ हिमालय, हिमालय जो रीजन है, हिमालय का जो बहुत सारा, हिमालय तो ज्यादातर जो है वो बर्फ से जो है वो ढका रहता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपका है, ठीक है, स्नो कैप्स, ठीक है, जो हिमालय का वो जगह, ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही रहती है हमेशा, जो पूरे साल भर, वहां पर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह होती है। कुछ पेड़ पाए जाते हैं, बहुत रेयर है, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग आपको बता चुके हैं, एक जो स्प्रिंग होता है, गर्म पानी का जो झरना होता है, 11th में बताया था, गर्म पानी का झरना, वहां पे बहुत सारे, ठीक है, थर्मल बैक्टीरिया, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स जिसको कहते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट समझ रहे हैं, कंपोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे गोबर उबर, देखिए जैसे ये गोबर है, ठीक है, पिट, गोबर में भी देखिएगा छोटे छोटे, गौर करिए, कहीं पर गोबर छोटा छोटा पिट रहता है, छोटा छोटा, इसमें जो है वो गड्ढा रहता है, और इसी गड्ढे में अगर आप देखेंगे बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहता है इसी गड्ढे में। तो ये क्या हो गया, कंपोस्ट पिट हो गया, ठीक है, वो भी रहने की जगह है। अवर इंटेस्टाइन, ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन है, ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया का जो है वो रहने, बैक्टीरियोइड्स बहुत सारा जो है वो वहां पर, इकोलाई बहुत सारा रहता है, ठीक है, बहुत सारा सिम्बायोटिक कमेंसस बैक्टीरिया जो है वो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारा रहने की जगह। मतलब आप देखेंगे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी जो है वो स्ट्रीम, टोरेंशियल स्ट्रीम का मतलब, स्ट्रीम का मतलब बहने वाला पानी, और जो बहुत तेजी के साथ बहता है, टोरेंशियल मतलब कुछ कुछ ऐसी जो है वो नदी है या ऐसा कुछ झरना है जिसमें देखा होगा, जब झरना ऊपर से बहुत तेजी के साथ जो है वो पानी बहता है वहां पे, वहां पर भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म, इतना तेज पानी बह रहा है, कोई भी आदमी, कोई भी चीज बह जाए, वहां पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हैबिटेट, हैबिटेट के बाद अब हम लोग यहाँ से जो है वो हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ से सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं, यानी कि आपने देखा कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस जो होता है उसमें वो दो हो सकता है, एक बायोटिक होगा, दूसरा क्या होगा, ए बायोटिक होगा। तो हम लोग जो जो ए बायोटिक फैक्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो बायोटिक फैक्टर्स है उसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पूरी बायोलॉजी में वही तो पढ़ ही रहे थे, तो उसको पढ़ना नहीं है। मतलब ये जो बायोटिक फैक्टर्स है, ये जो प्रेडेटर्स हैं, ये जो तुम्हारे ये जो तुम्हारे कमेंसल्स हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि ये सारी चीजें हमको पढ़ना होगा, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन ये बायोटिक फैक्टर क्या क्या होता है, ठीक है, जो लोकल एंड रीजनल, जो कि लोकली एंड रीजनली वेरी करता है, जिसके वजह से एक ही बायोन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह का हैबिटेट बन जाता है, ठीक है, वो होता है ए बायोटिक फैक्टर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स जो है वो यहाँ से देखते हैं, ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो ए बायोटिक फैक्टर जो है वो, ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर जो है वो अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, वो यहाँ से हम लोग देखेंगे ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ठीक है, देखो, तो चार जो है वो इकोलॉजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, वो तुम्हारा टेम्परेचर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, और टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर देखो, ये क्या है, इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर।
इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट, सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिज्म पे जो फर्क डालता है सबसे ज्यादा, ठीक है, वो कौन है? वो आपका यही है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर है। तो देखो इसमें कुछ कैसे ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, ये क्या इफेक्ट करता है, इफेक्ट्स काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम्स एक, दूसरा, ठीक है, इफेक्ट काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम, बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म, और तीसरा जो हो जाएगा काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम, बेसल मेटाबॉलिज्म, एंड तीसरा हो जाएगा अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर, अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर, बात सही है, टेम्परेचर जो है वो एंजाइम कैसा, जो एंजाइम का डायनेमिक्स, एंजाइम कैसा काम कर रहा है, टेम्परेचर उसका इफेक्ट करता है, क्योंकि आप जानते हैं एंजाइम बेस्ट जो काम करता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। एक बेसल मेटाबॉलिज्म, जाहिर है एंजाइम जब टेम्परेचर से इफेक्ट होगा और एंजाइम बेसल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिज्म भी टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एंजाइम से ही और बेसल मेटाबॉलिज्म से ही सारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड है, तो ये भी क्या होगा, इफेक्ट होगा टेम्परेचर से। दूसरे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वो आपको इफेक्ट होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर लो, ये फिजियोलॉजिकल मेथड, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है, ये इससे। अब जैसे देखिएगा कैसे जो आपके एनसीईआरटी में लिखा वही हम डायग्राम से बना रहे हैं, जरा सा गौर करना। मान लो ये क्या है, ये एक अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ है, इसका ये क्या हो जाता है, अगर आप देखते हैं इक्वेटर हो जाएगा, है कि नहीं, इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है, देखो ये इक्वेटर है। तो आप देखेंगे कि इसमें देखो, अब गौर करिएगा जरा सा, ठीक है, गौर करिए, देखिए ये वाला, ये वाला जो है, ठीक है, ये आगे बता देंगे, आगे बताएंगे, ये 20 डिग्री यहाँ से अगर आप ये पॉइंट से अगर आप यहाँ तक एंगल लेंगे ना, तो ये 20 डिग्री होगा, ठीक है। 20 डिग्री क्या, 23.5 डिग्री है, ठीक है, लेकिन हम लोग ओवरऑल 20 डिग्री लेकर चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल कितना, 20, यहाँ से यहाँ 40, और ये ट्रॉपिकल होगा, ये सब ट्रॉपिकल होगा, ये टेम्परेट होगा, और ये जो है वो आपको आर्टिक रीजन होगा, ठीक है, टेम्परेट के बाद आर्कटिक रीजन, और ये जो अंटार्कटिक रीजन,
यहाँ पर ये एकदम बर्फ से, क्योंकि पोलर रीजन है, ये दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा बर्फ से ढका रहेगा, नॉर्थ साइड और साउथ साइड वाला बर्फ से ढका रहेगा। लेकिन ये इस पे लाइफ है क्योंकि यहाँ पर जमीन है, और यहाँ पर अंटार्कटिका में लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओशन है, बहुत बर्फ यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर लाइफ ना के बराबर है। तो अब देखिएगा जैसे जैसे इक्वेटर, और ये क्या है, पोल है, नॉर्थ पोल पोलर रीजन है, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम ब्लैक पेन से अगर हम लिखें, ब्लैक पेन से कहाँ चला गया, रुक जाओ एक सेकेंड, ब्लैक पेन से अगर हम लिखें तो आप जैसे ऐसे, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाइएगा, इक्वेटर टू पोल, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजेस। यहां पर इक्वेटर पे जो टेम्परेचर रहेगा वो मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्वेटर पे जो भी लोग रह रहे हैं या जो भी कंट्रीज वगैरह आ रहा है, वहां का टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जबकि अगर आप पोल पे जाइएगा तो ठीक है, सब ये कितना हो सकता है, सब जीरो लेवल। सब जीरो लेवल का मतलब आप लोग समझते हैं, सब जीरो लेवल का मतलब हो जाएगा कि लेस देन जीरो से भी क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहता है, जीरो से भी कम। तो आप जैसे से वहां जाइएगा। हाँ, साथ साथ ये देखो, ये क्या है, माउंटेन है, माउंटेन माउंटेन है। माउंटेन से भी जैसे जैसे अगर तुम यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ लिखा तो है वही टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज, ये माउंटेन से भी, ठीक है, तो जैसे से टॉप की तरफ अगर आप जाएंगे, ठीक है, ये नीचे से प्लेन से टॉप की तरफ, ये टॉप है और ये जो है इसका फुट है या प्लेन है, तो प्लेन से, ठीक है, इवन की अगर मान लीजिए कि ये ट्रॉपिकल एरिया का फॉरेस्ट, ये माउंटेन है, तो ट्रॉपिकल एरिया का माउंटेन का जो नीचे वाला पार्ट होगा वो काफी गर्म होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे से आप ऊपर चलते चले जाएंगे, हैं आप किस जगह पे, ट्रॉपिकल एरिया में, लेकिन ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हिमालय जो है वो कहाँ, ट्रॉपिकल एरिया में ना है, इंडिया के ऊपर में है, ट्रॉपिकल एरिया, लेकिन क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है इस वजह से इतना ठंडा रहता है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चाहे प्लेन से टॉप की तरफ जाओ माउंटेन में, चाहे इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ, दोनों के केस में क्या होगा, दोनों केस में टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये जो रीजन है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अरे पूरा इंची गिर रहा, रुको, रुक जाओ, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल, जैसे से ऊपर जाएंगे ठंडा होता जाएगा, ये हो जाएगा टेम्परेट, और ये वाला हो जाएगा आर्कटिक, आर्टिक टुंड्रा। वैसे ही ये भी कैसा हो जाएगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। तो आप जरा सा एक चीज गौर करोगे यहाँ पे, कुछ
ये जो अगर आप देख रहे हैं ये है आपको, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना है, ठीक है। हैबिटेट फॉर, हैबिटेट फॉर, ठीक है, आप देखेंगे हैबिटेट, ये छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेटर देन, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग में। और अगर आप देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो ट्रॉपिकल, ठीक है, have mango trees, देखिए, not found in, not found in, ठीक है, कनाडा एंड जर्मनी, टेम्परेट रीजन, ठीक है, इन इंडिया। देखो इंडिया जो है वो कहाँ पे है प्रेजेंट होता है, वो तुम देखोगे ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट होता है। तो मैंगो ट्री जो है वो आपको कहाँ पर रहेगा, इंडिया में प्रेजेंट रहेगा। यही मैंगो ट्री जो है आप देखेंगे कि जो टेम्परेट एरिया वाला, काफी ठंडी जगह वाला, जो अब कनाडा और जर्मनी यहाँ पर नहीं है, ऊपर में ये वाले टेम्परेट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो खैर हम बस ऐसे लिख दिया है कि कनाडा, ये जो मैंगो ट्री है जो इतना गर्म जगह पे, इंडिया जैसी गर्म जगह पे रहता है, क्या ये कनाडा और जर्मनी जो टेम्परेट रीजन में है, क्या उतनी गर्म जगह पे रह पाएगा, ठीक है, नहीं, वो उतनी गर्म जगह पे नहीं रह पाएगा, ठीक है, वहां पर नहीं पाया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे वहां पे नहीं पाया जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं एक चीज और हो सकता है कि मैंगो ट्री टॉप माउंटेन, ठीक है, जैसे स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड आप देखेंगे यहाँ पर हैव स्नो लेपर्ड, इंडिया, नॉट फाउंड इन इंडिया। स्नो लेपर्ड जो कि काफी ठंडी जगह पे, स्नो वाली एरिया में रहता है, यानी टेम्परेट एरिया में रहता है, क्या ये स्नो लेपर्ड, ठीक है, वो आपको, वो तुम्हारा इंडिया में एक जगह है, ठीक है, केरला कहते हैं उसको, कश्मीर में पाई जा सकता है। देखो इंडिया में एक जगह है केरला, ठीक है, क्या वो स्नो लेपर्ड केरला में पाई जाएगा, नहीं, केरला में वो स्नो लेपर्ड नहीं पाई जाएगा, क्योंकि केरला जो है वो एक तो नीचे है, मतलब जमीन पर है, प्लेन्स पे है, नीचे लैटिट्यूड्स पे है, ठीक है, लैटिट्यूड मतलब ऊंचाई उसकी कम है। हाँ, अगर ये स्नो लेपर्ड पाया जा सकता है कहाँ पे, ठंडी जगह पे, इवन की ट्रॉपिकल एरिया में भी पाया जा सकता है, जैसे कि हिमालय पे जो हैबिटेट्स होगा वहां आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि केरला जैसी जगह पे, ठीक है, केरला जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जो प्लेन्स पे है, नीचे में है, ट्रॉपिकल एरिया यानी इंडिया, और उसमें भी जो है नीचे में रहेगा, वहां पर आपको स्नो लेपर्ड नहीं पाया जाएगा। तो यही जो है, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो क्या, ठीक है, वो लैटिट्यूड, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आप ऊपर आएंगे तो लैटिट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ, हमने आपको डायग्राम के फॉर्म में बता दिया, डायग्राम के फॉर्म में। अब देखिएगा, देखो एक चीज हम बोल रहे हैं,
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखो क्या हम लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टॉलरेंस टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को कोई ऑर्गेनिज्म कितना टॉलरेट करता है उसके बेसिस पे कितने तरह के क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने तरह के, तो कितने तरह का होगा भाई, देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये दो तरह का होगा, टू टाइप्स। एक होगा यूरीथर्मल और दूसरा होगा स्टेनोथर्मल। लिव या टॉलरेट, लिव या टॉलरेट इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या हो सकता है, लिव या टॉलरेट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज ऑफ यूरीथर्मल। स्टेनो का तुम लोग जानते हो, मतलब स्टेनो का मतलब शॉर्ट होता है, छोटा। जैसे पहले के, अब तो खैर पता नहीं ये पोस्ट है कि नहीं, पहले के गवर्नमेंट के ऑफिस में एक पोस्ट होता था, किसका, स्टेनोग्राफर का। किसका, स्टेनोग्राफर। ये स्टेनोग्राफर जानते हो खास बात क्या होती थी इसमें, कि ये शॉर्ट हैंड जानते थे ये लोग। शॉर्ट हैंड, बॉस कोई भी डिक्टेट कराया लेटर बड़ा बड़ा, ये शॉर्ट हैंड में लिख देता था छोटा सा, और ये लेटर चला जाता था दूसरे ऑफिस में, और फिर वहां जो स्टेनोग्राफर होता था वो भी शॉर्ट हैंड जानता था, वो उसको फिर डिटेल में कर देता था। तो स्टेनो का मतलब होता है शॉर्ट हैंड। ठीक है, अब तो सारा काम कंप्यूटर से ही जो है बहुत फास्टली हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेनोग्राफर कहते हैं। ठीक है, इसको स्टेनोग्राफर, ये स्टेनो यानी स्टेनो जो ऑर्गन एनिमल जो रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी ये बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट या रह सकता है। ये बहुत से बहुत अगर ये रहेगा, मान लीजिए कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेंगे, 25 से कम होगा या तो वहां से भाग जाएंगे या मर जाएंगे, और 30 से ज्यादा होगा तब भी वहां से भाग या मर जाएंगे। ठीक है, ये कैसे, तो ये होगा स्टेनो। और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आराम से रहेंगे और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आराम से रहेंगे। तो इनका जो रेंज है रहने का, टॉलरेट करने का, टेम्परेचर टॉलरेशन का, टॉलरेंस का जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा होता है। वैसे जानवर को हम लोग यूरीथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरीथर्मल। ये हो गया आपको ये क्या हो गया, इसको आप कहेंगे टेम्परेचर। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं टेम्परेचर के बाद, फिर अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, दैट इज वाटर, पानी। पानी, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर, वाटर।
देखो अब क्या है, वाटर टेम्परेचर के बाद जो मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर जो है टेम्परेचर के बाद, वो कौन है, मोस्ट रेलेवेंट, ठीक है, आफ्टर टेम्परेचर द रेलेवेंट फैक्टर, द रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज पानी, वाटर। मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद, ठीक है। देखो अब वाटर में अगर आप देखते हैं, देखो ये क्या है, डेजर्ट, डेजर्ट, और ये पानी है, अलग अलग जो है वो इसमें जानवर हैं, और प्लांट भी। देखो एक चीज, प्लांट की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्लांट कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कितना ज्यादा फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का कितना ज्यादा फॉर्मेशन कर रहा है फोटोसिंथेसिस से, या प्रोटीन कितना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कितना कर रहा है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का। तो प्लांट का, और कौन सा प्लांट किस जगह पर है, कौन सा प्लांट किस जगह पे है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कहीं पर डेजर्ट है, जैसे अगर आप देखेंगे डेजर्ट, तो
डेजर्ट में जो है वो दूसरे तरह का क्या रहेगा, जानवर रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्लांट भी जो है यहाँ पर दूसरे तरह का रहेगा, देख रहे हो ना। देखो डेजर्ट, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन कर रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, कहां पर कौन सा प्लांट है, डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां जैसे अगर आप देखते हैं जैसे यहां पर देखो कि डेजर्ट में क्योंकि पानी बहुत कम रहता है, तो इसमें यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, प्लांट्स और एनिमल जो रहेगा, उसमें खास तरह का एडेप्टेशन रहता है ताकि वो, ठीक है, कम पानी में भी क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है, वो थ्राइव कर सके, मतलब जी सके, ठीक है, सरवाइव कर सके। प्लांट्स, एनिमल्स या कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेजर्टी एरिया या डेजर्ट हैव स्पेशल adaptation to survive in that dry condition, dry and hot condition, and hot, उतना hot, ठीक है, हॉट ऐसे बहुत सारे डेजर्ट हॉट नहीं होता, लेकिन ड्राई तो सब होता है। उतना ज्यादा ड्राई कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म वहां रहते होंगे उनमें स्पेशल तरह का क्या रहता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे उसमें स्पेशल तरह का एडेप्टेशन रहता है ताकि वो, ठीक है, उस कम कम आप कह लीजिए, ठीक है, ठीक है, उस कम इसको भी क्या कर सके, मतलब कम पानी वाले कंडीशन को, ड्राई कंडीशन को भी में भी वो सरवाइव कर सके, ठीक है, थ्राइव कर सके, रह सके। ठीक है, और अगर देखेंगे आप एक चीज और, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन वाटर, पहला ऑर्गेनिज्म कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, वाटर में, वाटर में। ठीक है, ये देखो ये सब क्या है, या ठीक है, ये देखो, तो आप देखेंगे ये सब ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, जैसे सच एज सैलिनिटी, पीएच, केमिकल composition, salinity, pH। अब देखिए
कौन से पानी में किस तरह का ऑर्गेनिज्म रहेगा वो वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। कैसी उस जगह के पानी की क्वालिटी है, वो पानी का पीएच वैल्यू क्या है, वो पानी में कौन सा केमिकल डिसॉल्व है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, सैलिनिटी कितनी है, इस पे भी जो है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है। अब ये सैलिनिटी में अगर आप देखेंगे, जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग क्या हो सकती है, सैलिनिटी हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे इनलैंड वाटर और इनलैंड वाटर के बाद जैसे सी वाटर, हाइपर सलाइन लेगून्स। इनलैंड वाटर का तुम लोग मतलब समझे, फ्रेश वाटर, और सी वाटर का मतलब मरीन वाटर, है ना, मरीन वाटर। देखो इनलैंड का वाटर का मतलब इनलैंड मतलब लैंड के अंदर। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे ये दुनिया है, ये इस तरह की, ठीक है, तो ओशन जो रहता है, सी जो रहता है, समंदर जो रहता है, तो समंदर जो रहता है, समंदर किधर रहता है, वो अगर आप देखेंगे ये जमीन के अंदर रहता है, समंदर की जमीन के बाहर रहता है। मतलब जो जमीन पे हम लोग रहते हैं उसके बाहर ना समंदर रहता है, और इस जमीन पे जो वाटर बॉडीज रहती है, जमीन पे जो पानी वाटर की बॉडी रहती है, पानी का स्रोत रहता है, पानी का जो जहां पे पानी रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनलैंड वाटर। जैसे रिवर, नदी, तालाब, ये सब कहाँ है, जमीन से बाहर ओशन में है कि जमीन में है, जहां पर हम लोग रहते जमीन के अंदर में है। अंदर मतलब अंदर नहीं, जमीन पे है, ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो जमीन में रहते हैं, इस वजह से इसको इनलैंड वाटर कहते हैं। और नदी, तालाब, वही सब, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इसमें जो है, इसमें इसको इनलैंड वाटर या फ्रेश वाटर कहते हैं। और यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, जाहिर है, समझ रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें पानी, यहाँ का पानी नॉर्मली कैसा होता है, बहता रहता है, ठीक है, नॉर्मली पानी बहते हुए जाता है रिवर्स में। तो जब पानी बहते हुए जाएगा तो सॉल्ट भी बहते हुए आगे बढ़ जाएगा, सॉल्ट कम रहेगा। अब आप कहेंगे तालाब का पानी तो नहीं बहता है, तो तालाब में पानी कहीं से आता नहीं है, जहां से मान लीजिए ये तालाब है, अगर मान लीजिए यहां से कहीं से पानी अगर रेगुलरली आता रहता तब तो, और इस पानी आने की वजह से ये तालाब में पानी रहता, ठीक है, ये पॉन्ड में पानी रहता, तो क्या होता, ये तालाब में कहीं से पानी आता रहता तो सॉल्ट लेकर के आता, क्या लेके आता, बोलो ना भाई, ये जो है सॉल्ट लेकर के आता ये तो, और होता ये तब, यानी यहाँ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन तालाब में जो पानी रहता है, मान लीजिए तालाब, इसमें जो पानी रहता है वो कहीं से आता नहीं है पानी, और अगर आएगा तो सॉल्ट लेकर के आएगा, बल्कि वो अंदर का जमीन का पानी होता है। तो जमीन का पानी जो ऊपर आता है वो जाहिर है वो उसमें सॉल्ट नहीं होता है। तो जमीन के अंदर का पानी यानी इनलैंड वाटर, जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हैं, उसमें, ठीक है, सैलिनिटी का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है, वो कम होता है। वो कितना परसेंट होता है, लेस देन 5%, लेस देन 5%। जो सी वाटर होता है, ठीक है, उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी रिवर्स वगैरह है, ठीक है, पानी समुद्र में पानी कहाँ से आता है, कुछ बारिश से आता है, और मेनली जो जितनी रिवर्स जो जा रही है, पानी जो बहते हुए जो सॉल्ट ले करके बह रहा है, वो कहाँ जाता है, समंदर में चला जाता है। तो अब क्या होता है कि समंदर में पानी भी गया और सॉल्ट भी गया, और लेकिन समंदर से पानी निकलता कैसे है, हीट पड़ी उसके ऊपर, सनलाइट की जो हीट पड़ी, तो उससे पानी जो है वो इवोपरेट करता है। जब पानी इवोपरेट करेगा तो सिर्फ पानी इवोपरेट करेगा कि सॉल्ट भी हो जाएगा, नहीं, सॉल्ट वहीं रह गया। देखो आया दोनों चीजें, वाटर और सॉल्ट दोनों आया, लेकिन इवोपरेशन से सिर्फ पानी निकल गया, सॉल्ट वहीं रह गया। तो लगातार सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे
इंक्रीज करता जाता है। इसी वजह से जो सी वाटर होता है, मरीन वाटर होता है, वहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अराउंड, ठीक है, इसकी 30 से 35% जो रहती है वहां सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। एक हाइपर सलाइन लगून्स है, इसमें मोर देन 100% क्या रहेगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मोर देन 100%। हाइपर सलाइन लगून्स क्या होता है, देखो समंदर में ही अगर आप देखेंगे, समुंदर में अगर देखेंगे, समुंदर में तो बहुत ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। और समुंदर में कुछ ऐसी जगह होती है, जैसे ये समुंदर देख रहे हैं बहुत बड़ा सा, यहाँ पर जो है वो रॉक्स प्रेजेंट रहेगा, पत्थर। ये देखिए ये पत्थर, ये देखिए ये क्या है, पत्थर है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पत्थर है, ये पत्थर है ना। इसमें अब देखिए समुंदर के अंदर की बात बता रहे हैं। इसको अब क्या होता है, यहाँ पर पानी रहेगा, तो यहाँ से समंदर का पानी आता होगा, तो समंदर का पानी जो आता होगा सॉल्ट लेकर के आता होगा, तो यहाँ पर सॉल्ट और, ठीक है, वाटर दोनों है। अब यहाँ से जो पानी निकलता होगा कैसे निकलता होगा, इवोपरेशन से निकलता होगा। एक तो समंदर में खुद ही जो है नदी से पानी हर जगह से आ रहा है, ऊपर से ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला पानी इस लेगून्स में, लेगून्स इसी को कहते हैं जो चारों तरफ से, ऐसा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से रॉक से घिरा रहता है। तो इसमें पानी और वाटर और सॉल्ट गया, और वहां जाने के बाद सॉल्ट का वाटर इवोपरेट कर जाता है और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर सलाइन लेगून्स कहते हैं, हाइपर सलाइन लेगून्स। तो ये हो गया, ठीक है, ये इस सैलिनिटी पे। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म, एक तो आपने देखा था टॉलरेंस टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के टॉलरेंस के बेसिस पे दो तरह का रहता है, एक यूरीहाइलिन और स्टेनोहाइलिन। वैसी ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस टू सैलिनिटी कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा, बताओ। यूरीहाइलिन और दूसरा स्टेनोहाइलिन। यूरीहाइलिन और दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो यूरीहाइलिन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्टेनोहाइलिन हो जाएगा। यूरीहाइलिन, स्टेनो का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, लिव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, समझ रहे हो। और ये क्या हो जाएगा, लिव इन, ठीक है, ब्रॉड रेंज, ठीक है, हाई रेंज ऑफ ब्रॉड रेंज, या कह सकते हैं हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये दो तरह का ऑर्गेनिज्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। आप देखिएगा सेम टू सेम यही चीज जो है वो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन हमने आपको, ठीक है, कैसे बना दिया, हमने आपको डायग्राम से समझा दिया। ये याद रहेगा, वो याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा, वो ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटर के बाद फिर क्या हो सकता है, थर्ड जो फैक्टर है, इकोलॉजिकल फैक्टर है थर्ड, वो है आपको क्या, टेम्परेचर हो गया, वाटर, लाइट, वो क्या हो सकता है, लाइट होगा। रुक जाओ एक सेकंड, आगे बढ़े थे।